नमस्कार, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नवादा जिला के एक शिक्षाविद के साथ हैं। इनसे आपका परिचय कराएंगे। इन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया है उस पर चर्चा करेंगे। सर का नाम है तुलसी दयाल जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने अपना समय दिया। हम लोग दयाल पब्लिक स्कूल चलाते हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, करीब 25 साल हो गए हैं। 25 वर्षों से नवादा की धरती पर 2 स्कूल हमने दिया है, 3 स्कूल दिया था, लेकिन और दिल्ली में भी हमारे स्कूल हैं, ब्रांच हैं, लेकिन कोरोना में हमको 2-3 ब्रांच बंद करना पड़ा क्योंकि सारे रेंटेड थे। कोरोना के बाद बच्चे भी घट गए और हम लोग को अचानक उस वक्त स्टार्ट ही किए थे, 1-2 महीने के बाद बंद करना पड़ा। लेकिन अभी हमारा वर्तमान में 2 विद्यालय चल रहा है। एक पार नवादा में है, वो दयाल पब्लिक स्कूल कैरियर मेकिंग स्कूल है, और एक दयाल पब्लिक स्कूल माधोबिगा में है, जिसको हमने कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन के नाम से रखा है। इसके अंतर्गत अभी जो हमारा चल रहा है, अभी जो इस वर्ष का या बीते 2-3 वर्षों से हम प्रयासरत हैं, ये हम 7 पिलर ऑफ कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन देना चाह रहे हैं। इस 7 पिलर्स में हमारा जो है, हमने 7 पिलर बनाए हैं एजुकेशन के लिए। आज के बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमारे अभिभावक भी पढ़ाते रहते हैं, बच्चे को कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। वो 7th करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पीजी करते हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर लेते हैं, और पढ़ाई का सिलसिला इतना लंबा चला जाता है कि यहाँ पर इनको रोज़गार का कोई रास्ता नहीं। अभिभावकों का जितना भी समय पैसा वो अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च होता है, उनकी स्थिति कभी कभी ये हो जाती है कि वो बाहर भेज देते हैं कोटा वगैरह में इंजीनियरिंग कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगता है उनको कि व्यवस्था नहीं है, और जिसके वजह से उनको घर खेत सब बेचना पड़ता है। हम लोग कई बार समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोटा तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनको अपने नवादा जिला पे शिक्षा पर विश्वास नहीं है। और होता क्या है कि बाहर जाकर के बच्चे गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। उनको पता है कि ये बच्चे अभी नादान हैं और ये 10th पास करके आए हैं, अभी इनके पास कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, और वो किसी दूसरे लालच में पड़ जाते हैं और पढ़ाई से मार्ग भटक भी जाता है उनका। और कई बार जब compete नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई हमारी हो रही है नवादा बिहार में, वहाँ 10th तक के विद्यार्थियों को आधार जो होना चाहिए, फाउंडेशन, वो उतना मजबूत नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से कोटा में वो उतना सफल नहीं हो पाते। ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जिसको हम लोगों ने पूरा करने के लिए अपने स्कूल में ही 7th से ही फाउंडेशन क्लासेस देना शुरू कर दी है। और इसमें केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो कोटा में है सब इंजीनियरिंग और मेडिकल ही कराते हैं। हमारा कहना है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बच्चों का लक्ष्य अगर शुरू से निर्धारित हो, क्लास 7th में अगर बच्चा का लक्ष्य निर्धारित हो, वो क्या बनना चाहते हैं, और 10th 12th आते आते उनको उनका लक्ष्य हम दे देंगे। इसलिए हम कहते हैं गार्जियन से कि डिसाइड द कैरियर ऑफ योर चाइल्ड टुडे, आज ही अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित कीजिए। और ये दयाल पब्लिक स्कूल जो कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन बनाया है, उसके लिए कई तरह के डायरेक्टर हैं, कई तरह के प्रिंसिपल हैं, सबका अपना अलग अलग हमने उनको दिया है। जैसे हमने टेक्नो हब दिया है, जिसमें बच्चे इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, पावर हब दिया है जिसमें यूपीएससी बीपीएससी एमपीएससी करते हैं, दूसरा हेल्थ वेज है जिसमें डॉक्टर्स और सारा मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और सारे चीज़ बनते हैं, तीसरा मैनेजमेंट गुरु है, मैनेजमेंट गुरु में MBA CA ICW करते हैं, डेवलपमेंट रोज है जिसमें साइंटिस्ट हैं या फिर इसरो बनना में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, या देश के अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। उसके बाद क्लैट है जिसमें कि बच्चे क्लैट में जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉरपोरेट हाउस में जाकर के वहाँ पर वो सेवा दे सकते हैं, जिसमें उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसके बाद चूँकि हमारा जो ये नवादा है ये कृषि से जुड़ा हुआ है, वैसे तो भारत के सभी जगह कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे नवादा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन के पास, सबके पास 1-2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है। तो मैं चाहता हूं अगर हाइड्रोपोनिक्स में उनको मैं ट्रेंड करूं, तो वो बच्चे जो अगर कुछ नहीं कर पाते इन सब क्षेत्रों में, तो वो कृषि के क्षेत्र में भी एक अनूठा प्रयोग कर सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक और
इस तरह के माध्यम से वो 1 एकड़ में कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग कैरियर के माध्यम से दे रहे हैं और इसी के लिए हमने दयाल पब्लिक स्कूल कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन माधोबिघा में बनाया है, जिसका टेस्ट 9 फरवरी को है, जो बिहार और झारखंड के में हम लोगों ने कई जगह सेंटर रखे हैं और वहाँ से हम बच्चों को लेंगे, क्योंकि बच्चे भी होने चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, तभी तो मूर्ति बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस पर रखे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे 9 फरवरी को और उसके माध्यम से बच्चों को लेकर के सारे हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी, सब बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और उनको 7 से लेकर 12 तक पढ़ाने के बाद उनको एक अच्छा कैरियर मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और उसके बाद वो बच्चे कम समय में अपना कम ऊर्जा कम पैसे में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और इस तरह से कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन हम दे पाएंगे। ये हमारा शिक्षा नीति, हमारी अपनी जो सोच है, ये अभी तक भारत में पहला बार है जिसको हमने दिया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन फर्स्ट टाइम दयाल पब्लिक स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। ये हमारा सबसे बड़ा चीज़ है और हम चाहेंगे इसके माध्यम से आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। सभी अभिभावक से हमारा अनुरोध होगा इस चैनल के माध्यम से, इनको भी धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आएँ और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, आप बिहार के बाहर में जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल शहर में आप व्यवसाय में थे, अपना रोजगार था। उसके बाद वो सब चकाचौंध को छोड़कर वापस नवादा आकर के विद्यालय खोलना माधोबिघा में या नवादा में, इसके पीछे आपका क्या सोच रहा? हाँ सर, आपका ये प्रश्न बड़ा ही उपयोगी मैं कहूँगा। नवादा के लिए तो हमको लगता है भगवान ने मुझे बनाया है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ राउरकेला उड़ीसा में और वहाँ पर रहने के बाद मेरी शिक्षा भी वहीं से शुरू, जन्म भी हुआ और क्लास 1 भी मैं वहीं पास किया। स्टील, वहाँ पर स्टील का ये था स्कूल था, वहीं पर हमारा शिक्षा भी हुई और वहाँ से जो मैंने फर्स्ट आना शुरू किया, उसके बाद मैं डिब्रूगढ़ उड़ीसा चला गया, उसके बाद चाईबासा गया, चक्रधरपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, हर जगह मैं टॉप रहा और इसके वजह से आज हमारा जो शिक्षा का है ये कर्म बना रहा। उसके बाद मैंने MBA किया और MBA करने के बाद मैं LN मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल इस्पात ग्रुप में जुड़ गया और वहाँ पर मैं करीब उनके साथ 12 से 15 साल उनके साथ काम किया। उनके साथ काम करने से मुझे सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली कि बड़े बड़े लोगों का साथ मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने उठने से मुझ में एक अलग सी एनर्जी आ गई, अलग सी ऊर्जा आ गई और मैं उनके साथ काम करते हुए वो भी हमसे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन एक दिन मुझे वापस आना था नवादा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आज विकलांग हूँ, 45% आज भी मैं विकलांग हूँ, मेरे पैर पर मिनी बस चढ़ गया जिसके वजह से मुझे अपना घर वापस आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद जब मैं बैठा हुआ था, करीब 1.5 साल के बाद मैंने 96 में आया, मैं 97 जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 97 में मैं घर वापस 98 में आ गया। यहाँ पर जब मैं आया तो अब मेरे जो पुराने थे जानने वाले एक डॉक्टर साहब, उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम बैठे हो बैसाखी लेके तो मेरे बच्चे को पढ़ा दो। मैंने बस वही 2 बच्चे से ये यात्रा शुरू की। 98 में उनको मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि उस वक्त यहाँ पर अच्छे शिक्षकों की कमी थी। तो उस वक्त मेरे पास मैंने 1 महीने के अंदर 300 विद्यार्थी मेरे कोचिंग में आ गए CBSE में। उसके बाद फिर लोगों का हमारा और भी अगल बगल के लोगों ने कहा कि सर इतना अच्छा आपका कोचिंग चल रहा है, बिहार बोर्ड का भी कोचिंग चला है। तो फिर बिहार बोर्ड का कोचिंग शुरू हुआ, फिर बिहार बोर्ड का भी हुआ। तो फिर एक शिक्षक आए जो स्कूल चलाते, बोले सर आप स्कूल खोलिए। तो फिर हमारा एक घर था, उसी घर में मैंने स्कूल खोला। मेरे पास पहले दिन 1 विद्यार्थी था, दूसरे दिन 6 विद्यार्थी थे। आज वही 6 विद्यार्थी से मेरे पास ये जो 20 साल का जो सफ़र शुरू हुआ, तो मैंने धीरे धीरे CBSE स्कूल किया और माधोबिघा में मैंने ज़मीन खरीदी। और आज सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी तक किसी तरह का कोई बैंक लोन नहीं लिया, सब कुछ अपने मेहनत से और बच्चों से जो पैसा आया उसको मैं लगाते गया। आज पूरी ज़िंदगी में मैंने एक अच्छा घर नहीं बनाया, लेकिन सारा मेरा स्कूल में पैसा बिल्डिंग में लगा और सब चीज़ लगाने के बाद आज ये किया आया कि मैं कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन दूं। और मेरी मिसेज भी गोल्ड मेडलिस्ट थी
और गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और वो बॉटनी की हेड है और अभी मैंने प्राइवेट इस कॉलेज में बॉटनी की हेड भी है, काम भी कर रही है और मेरा सहयोग भी कर रही है। उन दोनों के, हम लोग दोनों का बस एक ही जज्बा होता था कि भाई किस तरह से हम लोग स्कूल के बच्चे को एक अच्छा से अच्छा कैरियर दे पाएँ। चूँकि हमारे घर में हम लोग 4 भाई हैं, बड़े भाई साइंटिस्ट हैं जो APJ अब्दुल कलाम के साथ सीनियर साइंटिस्ट हैं रहे और मिसाइल के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, DRDO में वो गवर्नमेंट के में काम किए। उनको बहुत बुलाया, विदेश से बहुत कॉल आया, फ्रांस जर्मनी, बोले नहीं हमको इंडिया में पढ़ाया है, IIT खड़गपुर से वो पास आउट है, बोला हमको जब इंडिया में पढ़ाया तो हम क्यों छोड़ के जाएँ, इसलिए हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे। और फिर का और डेथ हो गया तो थोड़ा सा हमको सेटबैक मिला, लेकिन मैंने इस सब को झेलते हुए आज एक स्कूल का निर्माण किया है। अब मैं इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से भी ऋण लेने के लिए अब मैं तैयार हो गया हूँ, क्योंकि बिना ऋण के ये कार्य नहीं हो सकता है। हमने अपने बूते भी कर लिया, अब मेरी उम्र भी 62 हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है, 2-4 साल में करना है, इसलिए बैंक से भी ऋण लेकर के और इस काम को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बस यही मेरा काम है, यही परिचय है, अब शिक्षा ही मेरा सब कुछ। सर, आज आप पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ से बच्चे पढ़ कर के आगे भी बढ़ रहे हैं। आज नवादा तो नवादा ही है, पूरे बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा होती है, ना वो निजी होती है ना सरकारी होती है, लेकिन शिक्षा को इन लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। सरकार अपने लाभ के लिए कहती है सरकारी शिक्षा है और ये निजी शिक्षा है। अब निजी शिक्षा में शिक्षा मिलती है, सरकारी शिक्षा में शिक्षा के माध्यम से जो उनको लाभ मिलता है बच्चों को, केवल वो बच्चे उसका लाभ लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो बच्चे चले जाते हैं। शिक्षा तो उनको मिलती है तो या तो वो कोचिंग से मिलती है या फिर वो ट्यूशन से मिलती है, या बच्चे जो हैं वो अपना, हम लोग के समय भी था, हम लोग भी बिहार स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ पर उस वक्त पढ़ाई होती थी। आज स्कूलों में लाख मेहनत करने के बाद, चाहे वो के पाठक जी हों, सिद्धार्थ जी हों, सब सुविधा दे दी गई है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई वो नहीं मिल पा रही है जिसके लिए शिक्षा का विद्यालय बना है, खड़ा है। कोशिश की जा रही है बहुत, और ये नहीं है, 3 साल पहले नीतीश कुमार जी इसके लिए निजी विद्यालयों का साथ उसका जो है पूरा ये करवाया, उसका क्या बोलते हैं, पूरा सर्वे करवाया। निजी विद्यालय में हम लोग के पास आके सर्वे किए कि आखिर क्या चीज़ है, आप लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और वो ही चीज़ को उसने, नीतीश जी ने सरकारी स्कूलों में भी लादने का प्रयास किया। लेकिन सरकारी स्कूलों में आप भी जानते हैं गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है, सब चीज़ आता है, प्रयोगशाला में सामान आते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में कुछ होता नहीं। हम लोग के यहाँ जो निजी विद्यालय है, क्लास 6 से सभी जो भी विज्ञान के विषय हैं वो लैब में पढ़ाए जाते हैं। बच्चे को सारा चीज़ पता होता है कि हाँ बीकर किसको कहते हैं, कौन सा उपकरण क्या है। तो शिक्षा जो है वो प्रायोगिक शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, जिसका कि जो सबसे बड़ी कमी है, प्रायोगिक शिक्षा नहीं है। आगे लक्ष्य बनना है, उनको क्या करना है, उसके लिए उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। और यही सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम। जो आप देख रहे हैं परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कॉपी का जो स्तर है, जो कॉपी चेक होती है, वो हमेशा क्वेश्चन के कटघरे में खड़ा रहा है। और यही कारण है कि अगर आप देखा जाए तो बच्चे हमारे यहाँ CBSE से 10th पास करते हैं, लेकिन 12th में चले जाते हैं बिहार बोर्ड में। क्यों? क्योंकि न तो उनको पढ़ना है, न गार्जियन को फीस देना है, न उनको अटेंड करना है, और वो नॉन अटेंडिंग में बाहर चले जाते हैं, और इनको यहाँ फर्स्ट डिवीजन की डिग्री भी मिल जाती है। बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ हमको CBSE में फर्स्ट डिवीजन की डिग्री तभी मिलेगी जब वो लिखेंगे, लेकिन वहाँ बिना लिखे मिल जाता है। और यही कारण है कि उनके पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ रही है। बिहार शिक्षा का जो नीति है वो बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, उनको शिक्षा नहीं दे रही है, उनको उस लोग मजबूत नहीं बना पा रहे हैं, केवल उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन जो निजी विद्यालय, कुछ हम लोग जैसे अच्छे निजी विद्यालय, वो उनको बिल्कुल प्रायोगिक परीक्षा दे रहे, प्रायोगिक शिक्षा दे रहे हैं। और आज इसका उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे स्कूल से आज जितने भी बच्चे पढ़ के लिख के बने हैं, सब कोई कैट का किया है, कोई MBA किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, हर फील्ड में हमारे बच्चे हैं। कोई भी बच्चा मेरा बेरोजगारी के लाइन पर खड़ा
नहीं है। केवल वही बच्चे हैं, हर स्कूल में 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से मतलब नहीं होता, वो गार्जियन अभिभावक के दबाव में आके पढ़ते हैं, वैसे बच्चे ही अच्छा नहीं कर पाते। नहीं तो जितने भी बाकी बच्चे हैं, मैंने कई ऐसे बच्चों को जो 7th 8th में क्लास छोड़ रहे थे, मैंने कहा नहीं पढ़ो, हम तुमको पैसा देंगे, फीस देंगे, बुक देंगे, और आज वो बच्चा कैट किया है, आज वो बच्चा अच्छे से अच्छे, उसकी सैलरी आज 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख है। ऐसे हमारे बच्चे हैं और मानते हैं इस बात को, अभी भी मिलते हैं तो हमको उसका सम्मान मिलता है, और इससे बड़ी क्या बात हम कर सकते हैं। सर, कुछ साल पहले बिहार सरकार ने गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में भी एडमिशन के लिए, पढ़ने के लिए व्यवस्था की थी, और उसमें एक व्यवस्था ये थी कि उन बच्चों के एवज में जो फीस होगा वो फीस सरकार देगी। क्या आज वह फीस कंटिन्यू सरकार से मिल रही है या नहीं? सर, हम लोग फीस के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग का उद्देश्य होता है, सरकार ने कहा था कि 25% RTE के नाम पर आपको पढ़ाना है, और हम लोग तो ऐसे भी ट्रस्ट के स्कूल चलाते हैं, और ट्रस्ट में हम लोग बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। और सरकार का जो था नीति कि 25% बच्चों को आपको पढ़ाना है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सरकार उन बच्चों का एडमिशन 1 क्लास में कराती है जो बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी के लायक भी नहीं होते। अब वो तो उनके दबाव में हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, और बच्चे 1 में जब आते हैं वो हमारे यहाँ कर नहीं पाते, हमारा जो स्तर है उसको पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ नर्सरी में जो चीज़ होता है वो चीज़ ये बोलते हैं नर्सरी वाले बच्चे को क्लास 1 में लेने के लिए। अब इस वर्ष नर्सरी का भी उन्होंने शुरू किया है इस वर्ष, लेकिन जो पिछले वर्षों से हो रहा था उसमें ये बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चे आते आते क्या करते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, लास्ट में वो हार जाते हैं। तो अब हम लोग के ऊपर आता है डंडा कि भाई आप उनको निकाल दिए। हम लोग निकालते नहीं हैं, बच्चे बाबा खुद छोड़ के चल जाते हैं, क्योंकि उनसे पार ही नहीं लगता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों के पास वैसे विद्यार्थियों को भेज दिया जाता है जिनका कि नियम था कि 1 किलोमीटर के अंदर से हमारे पास भेजे जाएं, वो 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से भेज देते हैं। अब बच्चे आएंगे कैसे, उनके पास आने की दिक्कत है। लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है। नीतीश सरकार के बस एक ही भावना है कि हम इतने लाख बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने तो पढ़ा नहीं पाते हैं, निजी विद्यालयों में भेज देते हैं, हम लोग तो लेते हैं, लेकिन उसका पैसा मैंने 5 साल 7 साल के बाद भी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे के लिए नहीं, लेकिन वो बच्चे पढ़ें तो हमारे पास ऐसे RTE बच्चे को लाएं जिनको हम पढ़ा सकें, ये सोच नहीं है। वो केवल वैसे बच्चे को देते हैं कि बस खाना पूर्ति है कि RTE में 25% बच्चे। हाँ, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, मैं मानता हूँ, मैं स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिव एंड टेक के पॉलिसी के अंतर्गत इस RTE का लाभ उठा रहे हैं। छोटे छोटे स्कूलों को 25 से 30 लाख रुपया तक मिल जाता है, और जो अच्छे स्कूल हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता ही नहीं। तो ये सब पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए, और सरकार इस बात को ध्यान देखे कि भाई कहाँ पर हो रहा है, सही में एडमिशन है या नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं आप दिल्ली चले जाइए, मैं दिल्ली भी जाता हूँ, वहाँ RTE में बच्चे को लेते नहीं। आप इसके लिए 2 सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, 2 पिक्चर आप देखिए, एक इंग्लिश मीडियम और एक और था, बहुत अच्छा पिक्चर था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें आपको पता चलेगा कि RTE के अंतर्गत कैसे विद्यार्थियों को लिया जाता है। मैं कभी कभी दिल्ली जाता हूँ तो ड्राइवर से बात होती है, कभी कैब के ड्राइवर से, वो बताता है कि सर हम लोग 3 लाख देते हैं, 3.5-4 लाख देते हैं, तब जाके एक सीट हम लोग को किसी तरह से मिलता है RTE के अंतर्गत। तो वो सब व्यवसायीकरण है, बाकी सब जगह तो नहीं है। लेकिन बिहार में मैं जानता हूँ सभी विद्यालय RTE के अंतर्गत बच्चों को लेते हैं, लेकिन उनका बच्चों का जो मानदेय सरकार निर्धारित करती है वो अब तक नहीं मिल पाता है। क्योंकि इसका कारण है कि इतने सारी उनकी प्रक्रिया है, अभी भी वो सब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनका पोर्टल ही सफल नहीं था। उन्होंने खुद माना इस चीज़ को कि अब मैं फिर से कर रहा हूँ, हमारा पोर्टल में दिक्कत थी। तो हम लोग तो पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरी सारी बातें चाहे वो कड़वी हों, लेकिन वो सच हैं और आपके माध्यम से जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि दयाल पब्लिक स्कूल जो कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन मैंने बनाया है, मैं चाहूँगा सभी अभिभावक से 9 फरवरी को फॉर्म भरवा करके और बच्चों का टेस्ट कराएं, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगा, और उनके बच्चों का भविष्य निश्चित ही बिहार के नवादा में उनको एक
जिला स्तरीय मैं नहीं कहूँगा बल्कि राष्ट्र स्तरीय शिक्षा का मैं वादा करता हूँ। अच्छे हॉस्टल और सब कुछ उनकी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद। अभी आप शिक्षाविद सिद्दयाल जी को सुन रहे थे। दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।